भाग 4 हुकुम शाह का मीरा को संभालना। वीर प्रताप नीचे चला आया तो मीरा दरवाजा खोलकर बाहर आई। उसकी आंखें लाल और सूज गई थीं, जिसे देख पता चल गया कि मीरा कितना रोई है, पर उसने खुद का चेहरा ठीक करके बैठ गई। थोड़ी देर में अवनी वापस आई। तब तक मीरा ने खुद को सामान्य कर लिया था, जिसे देखकर कोई नहीं बोल सकता था कि कुछ समय पहले वो रोई हो। भाभी चलिए नीचे, मासा ने बुलाया है, सभी मेहमान आ चुके हैं, अवनी ने मीरा के पास आकर बोली और उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगी। नीचे सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। आज हुकुम साहब की गद्दी खाली थी, क्योंकि यह जगह आज के बाद वीर प्रताप को मिलने वाली थी। सबसे ज्यादा खुश राजवर्धन प्रताप थे। थोड़ी देर में पूरा गांव इकट्ठा था। वे अपनी होने वाली हुकुम रानी शाह को देखने आए थे। वीर प्रताप हवन में बैठा था, उसके बगल में मीरा बैठी थी। उसका हाथ वीर प्रताप के हाथ पर था और दोनों अग्नि में आहुति दे रहे थे। सोमेंद्र प्रताप, राजेश्वरी उन्हीं के पास बैठे थे। बाकी के लोग भी आस पास ही बैठे थे। देवराज जी खुश थे कि आज से उनकी जिम्मेदारी उनके बेटे उठाएंगे। उन्हें यकीन था कि उनके बेटे का स्वभाव जो भी हो, पर वह उनकी नाक कभी नहीं कटने देंगे। पूजा खत्म होने के बाद वीर प्रताप को हुकुम शाह की गद्दी पर विराजमान किया गया तो चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। तभी बाहर से गाड़ियों का शोर आया। बहुत से नौकर थालियां लेकर अंदर आकर लाइन से खड़े हो गए। सभी का ध्यान उस तरफ चला गया। तभी राघव दरबार इशारे से थालियां वहीं रखने का बोलकर नौकरों को बाहर जाने का इशारा किया। आइए आइए राघव भाई साहब, हमें तो लगा था आप अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से न कर पाए। ये सोचकर आप दुखी बैठे होंगे, पर हम आश्चर्य हैं कि आप आए। सोमेंद्र प्रताप उनके पास जाकर व्यंग्य करते हुए बोले, तुमने अच्छा नहीं किया ठाकुर। मेरी बेटी ने कितने सपने देखे थे तुम्हारे घर की बहू बनने के, पर तुमने इस नौकरानी को अपनी बहू। राघव आगे बोलने ही वाला था कि तभी किसी ने तेज आवाज में कहा, जबान संभाल कर बोलिए, आप ठाकुर परिवार की बहू के बारे में बोल रहे हैं, जिसकी सजा आपको भी नहीं पता क्या हो सकती है। राजवर्धन प्रताप ने गुस्से भरे लहजे में कहा, जिसे सुन राघव के गुस्से का बीज भी फूट गया, पर पूरे गांव को उपस्थित देख वह कुछ न कह सके, क्योंकि गांव में उनकी भी इज्जत थी, पर ठाकुर परिवार से कम। अगर वे बाबा साहब से जुबान लड़ाते तो गांव के सामने उनकी इज्जत गिर जाती। यही सोचकर उन्होंने गुस्से को अंदर दबा लिया और चुप हो गए। देवराज और राजेश्वरी को भी यह बातें सुनकर उनका खून खौलने लगा, पर बाबा साहब के बोलने से दोनों ने कुछ नहीं कहा, वरना अपने घर की बहू के बारे में किसी और के मुंह से ऐसे बोलने पर जिंदा नहीं छोड़ते। इधर मीरा की आंखों से आंसू बहकर वीर के कलाई पर गिर गए। वीर ने तुरंत मुड़कर देखा तो सिर पर पल्ला होने के कारण उसका चेहरा तो नहीं दिखा, पर उसके आंसू देखकर वीर का दिल बेचैन होने लगा। वह झट से खड़ा हुआ। यह देखकर सभी की नजरें उसी पर टिकी। तभी वीर की कड़क और रोबदार आवाज सबकी कानों में गूंजी, मीरा, वीर प्रताप ठाकुर की पत्नी और आप सभी की हुकुम रानी शाह, आज से जितनी इज्जत हमें दी जाएगी उससे दोगुनी इज्जत हमारी पत्नी को मिलेगी। अर्थात हमारी पत्नी का तिरस्कार हमारा तिरस्कार माना जाएगा। अपने हुकुम शाह की बातें सुनकर सभी गांव वालों ने सिर झुकाकर हामी भरी। वही राजवर्धन प्रताप ने रोब भरी नजर राघव दरबार की तरफ डाली, जो वीर को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। बहू, राजेश्वरी चिल्लाई और मीरा की ओर भागी। वीर ने अपनी मां को ऐसे देखा तो मुड़कर बगल में देखा। नजर पड़ी तो मीरा बेहोश होकर गिरने ही वाली थी, पर वीर ने उसे गिरने न दिया, तुरंत उसे बाहों में ले लिया। सभी यह देख परेशान हो गए। वीर को मीरा को इस तरह बेहोश देख अलग ही बेचैनी हुई। वह तुरंत उसे बाहों में उठाकर अपनी रूम की तरफ भागा। विहान तुरंत डॉक्टर को बुलाए। राजेश्वरी वीर के रूम की तरफ बढ़ते हुए बोली तो विहान ने हां में सिर हिलाया और तुरंत कॉल कर दिया। सभी वीर के रूम की तरफ बढ़ गए। सोमेंद्र प्रताप सबके समक्ष हाथ जोड़ते हुए बोले, आप सभी आए इसके लिए धन्यवाद। हम जानते हैं बहू की ऐसी बेहोशी से आप सभी भी परेशान हुए होंगे, पर आप चिंता ना कीजिए, ठीक हो जाएगी। आप सभी भोजन कर लीजिए।
सोमेंद्र ने मुस्कान के साथ कहा, पर राघव दरबार को देखकर उनकी आंखों में गुस्सा चमकने लगा। राघव ने सोमेंद्र को ऐसे देखने पर हल्की शातिर मुस्कान के साथ कहा, वीर, ओ माफ कीजिए, हुकूम साह लगता है अभी अपनी कमजोर सी पत्नी को चाहने लगे हैं, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखना आप, आज नहीं पर 1 सप्ताह बाद उस नौकरानी को हम अपनी बेटी की जगह कभी नहीं लेने देंगे। बस 1 सप्ताह, उसके बाद देखना हुकूम साहब भी हमारे साथ और गड्डी भी, जिसके लिए हमने इतना कुछ किया, पर अब हमारी बारी। राघव बोलकर हाथ जोड़कर अपने बॉडीगार्ड के साथ शाही दरवाजे से बाहर की ओर बढ़ गया। सोमेंद्र प्रताप गुस्से में मुट्ठी कसकर बोले, मन ही मन ऐसा कभी नहीं आने देंगे। हम अपने बेटे को कभी तुम्हारे आस पास भी नहीं घूमने देंगे। तुम्हारी अय्याशी बेटी तो बहुत दूर की बात है, और हमने अपने बच्चों को दूर रखा, पर अब नहीं। अब वो लड़ेंगे उन सभी दुश्मनों से जिन्होंने हमारे बच्चों को आते ही इस दुनिया से विदा कर दिया था, पर अब नहीं। अब उन सभी को हम छोड़ेंगे नहीं। इधर वीर मीरा को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसने उसके गालों को हल्के हल्के ठपठपाया और मीरा का सिर उसकी गोद में था। मीरा को होश में न आते देख वीर की आंखें नम हो आईं। उसे खुद भी एहसास नहीं हो रहा था कि आखिर क्यों वह उसकी फिक्र कर रहा था। उसे तो उसकी यह हालत देखकर खुश होना चाहिए था, पर वह उसे इस हालत में देख बेचैन था। उसकी नजर मीरा पर गई। कहाँ खुश रहने वाली लड़की के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, होंठों पर पपड़ी सी लग चुकी थी। तभी डॉक्टर के साथ विहान आया तो डॉक्टर ने सभी को बाहर जाने के लिए कहा। विहान वीर को लेकर बाहर आया, पर वीर की नजरें अंदर दरवाजे पर ही टिकी थीं। बाकी सभी भी वीर के रूम के बाहर ही खड़े थे। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आए। सभी के परेशान चेहरे देखकर डॉक्टर ने कहा, आप सभी चिंता मत कीजिए, वह अब ठीक है। पर डॉक्टर साहिबा, वो बेहोश कैसे हो गई? सोमेंद्र ने पूछा। डॉक्टर बोली, हाथ जलने के कारण और माथे पर हल्की चोट लगने से उनकी तबीयत बिगड़ गई। शायद सुबह बुखार था, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए यह बेहोशी हुई। हाथ जलने की बात सुन वीर को सुबह का सीन याद आया। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। वीर गेट खोलकर अंदर जाने ही वाला था कि राजेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर सभी के बीच से लेकर दूसरी ओर चली आई। अवनी अपनी चाची और मां को लेकर जल्दी से अंदर चली आई। क्योंकि घर के मर्द बहू के रूम में नहीं जा सकते थे, इसलिए वे सभी दूसरी ओर चले गए। पर सोमेंद्र के दिमाग में यही बात चल रही थी कि मीरा की हालत के पीछे कहीं ना कहीं वीर का हाथ है। यह सोचकर भी गुस्सा उनके अंदर उबल उठा। आखिर उस छोटी सी बच्ची को लाने वाले वही तो थे। वीर बेटा, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहना चाहते हैं कि आज जो भी हालत है उस बच्चे की, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। खैर छोड़ो, मानते हैं वो हमारे खानदान की नहीं है, पर उसकी सच्चाई और अच्छाई हमने कभी अपनी बेटी काशी में भी नहीं देखी है। जब हमें अपनी बच्चों की, खासकर आपकी जरूरत थी, तब आपने भी आने से मना कर दिया था। तब वही थी जो हमें संभालती थी। पर आज उसके बारे में सुनकर हमें कितना अफसोस हो रहा है कि आखिर क्यों हमने उसे अपनी बहू बनाया, जहां उसे हर पल सिर्फ तिरस्कार मिलता हो। राजेश्वरी भावुक होकर बोली, आज तक वीर ने अपनी मां को पहली बार किसी और के लिए आंसू बहाते हुए देखा था। वीर झट से उनकी गले लगकर बोला, मां साहब, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, पर उन्हें देखकर हमें हमेशा हमारी जबरदस्ती की गई शादी याद आती है, जो हमें नफरत करने पर मजबूर करती है। आखिर मेरी क्या गलती थी कि उन्होंने मुझे इतने सालों तक दूर रखा, फिर झूठ बोलकर सिर्फ अपनी गद्दी के लिए हमारी शादी कर दी, और इसमें मीरा ने भी उनका साथ दिया, सिर्फ कुछ रुपयों के लिए। बेटा ऐसा नहीं है मीरा तो। राजेश्वरी आगे कहने ही वाली थी कि अवनी भाग कर आई और बोली, बड़ी मां, भाई भाभी साह को होश आ गया है। राजेश्वरी ने यह सुना तो जल्दी से अवनी के साथ आगे बढ़ गई। वीर दूसरी ओर चला आया। बार बार उसकी मां की बातें उसके मन में गूंज रही थी। कुछ समय वह वहीं बैठा रहा। सभी के कमरे में जाने के बाद वीर अपने रूम में गया तो मीरा पहली बार उसके बिस्तर पर लेटी थी और उसे लेकर आने वाला उसका पति था। वीर धीरे से दरवाजा बंद करके मीरा के पास आकर बैठा।
मीरा दवाई के असर से गहरी नींद में सो रही थी, पर चेहरा पूरी तरह मुरझाया हुआ था। वीर की नजरें उसके हाथ पर गई तो उसने वह झुकर उड़कर हाथ पर होंठ रख दिया। यह महसूस होते ही मीरा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वीर उसके बगल में लेट गया। उसकी नजरें मीरा पर टिकी रहीं, पर हाथ अचानक ही उसके बालों में चले गए। वह धीरे धीरे उसके बालों में अपनी उंगली फंसाकर चलाने लगा, अपना चेहरा उसकी गर्दन में उसके बालों से छुपा लिया। इस वक्त वीर के कानों में मीरा की गर्म सांसें किसी रस की तरह घुल रही थीं। अगले दिन मीरा की आंखें खुलीं तो उसने अपने ऊपर किसी का भारी शरीर महसूस किया। जल्दी से बगल में देखा। उसके मुंह से एक जोर की चीख निकल गई।